नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है निवेश कार्यक्रम में। आज निवेश कार्यक्रम में हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की पूरी प्रक्रिया के बारे में। अक्सर हम बात करते हैं निवेश के बारे में, तो निवेश के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जहां आप निवेश कर रहे हैं उस बाज़ार का कल्चर क्या है, वहाँ के किस तरह का पैटर्न होता है, वहाँ क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, क्या विधि विधान होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और सरल सहज बन जाए। तो आइए इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हरीश कृष्णानी जी को। हरीश कृष्णानी जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वित्तीय विशेषज्ञ हैं हरीश जी, आप इनसे सवाल कर सकते हैं जो भी शेयर मार्केट के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो फ़ोन नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 266049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक 0755 भोपाल का STD कोड लगाकर 266049 नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। शेयर बाज़ार में क्या क्या शब्दावली यूज़ की जाती है, वहाँ किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं, उसको कैसे समझें। बात करते हैं हरीश कृष्णानी जी से। हरीश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अक्सर हम बात करते हैं शेयर बाज़ार की, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारी अर्थव्यवस्था का, एक व्यक्तिगत आर्थिक प्रगति का राह हमें बताता है। ये शेयर मार्केट जो है, इसका संक्षेप में इतिहास क्या रहा है, अभी तक की इसका इतिहास और इसका सफ़र कैसा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, शेयर मार्केट वो चीज़ है जहाँ पे आप किसी कंपनी में अपना शेयर लेते हो, मतलब आप उसमें हिस्सेदारी लेते हो। सिंपल सी बात है, शेयर का मतलब है हिस्सेदारी। जैसे हम लोग 4 लोग अगर कोई खर्चा करते हैं तो 4 लोग जब आपस में वो खर्चे को बांटते हैं तो उसको हिस्सेदारी शेयर बोला जाता है। तो वैसे ही शेयर मार्केट भी उसी तरह काम करता है। आप किसी भी कंपनी के अंदर अपने शेयर्स खरीदते हो तो आप उसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदते हो। कंपनी जब जब उसमें कुछ भी मुनाफा कमाती है तो आपको उस हिस्से में से आपको डिविडेंड, आपने सुना होगा डिविडेंड वर्ड। डिविडेंड मतलब अंश के ऊपर आपको एक मुनाफा दिया जाता है जो डिविडेंड के कहलाता है। वो डिविडेंड भी दिया जाता है, वो अपनी कमाई में से कंपनी देती है, वो डिविडेंड हो गया। और आपकी जो उसमें हिस्सेदारी है, आपने उसमें जितने शेयर्स लिए हुए हैं उतने शेयर के ऊपर आपको उतना मुनाफा दिया जाता है। मतलब कुल मिला के ये है कि आप भी व्यापारी की हैसियत से वहाँ लाभ कमा सकते हैं, भले ही आप उस व्यापार में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन अपना एक आर्थिक अंशदान दे करके आप उसकी हिस्सेदारी में सहयोगी बन सकते हैं, है ना। तो शेयर मार्केट जो मैंने बताया आपको इस तरह से काम करता है। उसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, उसमें कैटेगरीज अलग अलग हैं। लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियां अलग हैं, मिड कैप कंपनियां अलग हैं, स्मॉल कैप कंपनियां अलग हैं, और बहुत सारे आजकल छोटे छोटे SME कंपनियां भी हैं जो आजकल लिस्टेड होती हैं। तो इस टाइप आप उन कंपनियों में निवेश करके अपनी हिस्सेदारी लेते हैं, और हिस्सेदारी के हिसाब से आपको मुनाफा, और दोनों चीज़ें उसमें एप्लीकेबल है। घाटा भी हो सकता है, अगर नफ़ा नुकसान दोनों हो सकता है। पर अगर लंबे समय में देखा जाए तो शेयर मार्केट हमेशा एक अच्छा रिटर्न तो देता ही है, और साथ में आपको जो उस रिटर्न के साथ जो फ़ायदा मिलता है वो आपको लंबे समय में बहुत संतुष्टि प्रदान करता है। कंपनी के जो ओनर हैं उनको प्रॉफिट लॉस होता है जिस कंपनी में, लेकिन उस प्रॉफिट लॉस में आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं, एक छोटी सी आपके आर्थिक पूंजी लगा के। बिल्कुल जी। तो हरीश जी, ये जिस तरह से शेयर बाजार काम करता है, इसका एक फॉर्मेट है जी, है ना। अक्सर NSE और BSE का नाम बहुत सुनने में आता है जी। NSE BSE क्या है और इनकी क्या भूमिका है मार्केट में? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ये एक्सचेंजेस हैं जो कि शेयर मार्केट में ब्रोकर और क्लाइंट को ट्रेडिंग करवाते हैं, शेयर ट्रेडिंग करवाते हैं। शेयर ट्रेडिंग का ये मतलब है, आपको अगर कोई भी शेयर मार्केट में ख़रीदना है तो जो भी क्लाइंट होता है वो एक ब्रोकर के थ्रू अपना एक डीमेट अकाउंट खोलता है। वो डीमेट अकाउंट खोलना कंपलसरी है, उसके बिना आप शेयर खरीद नहीं सकते। और उसके साथ ही एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको खरीदने बेचने की सुविधा मिलती है, और जो आप खरीदते हैं शेयर्स वो आपके सब डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। तो वो ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। NSE और BSE का जो मेन रोल है, वो जो भी जितने भी स्टॉक्स इंडिया में लिस्टेड हैं वो NSE या BSE या दोनों जगह पे लिस्टेड होती हैं कंपनियां, और वो लिस्टेड होने के बाद वहाँ पे ट्रेड होती हैं। तो जो भाव चलते हैं वो NSE और BSE के एक्सचेंज पे भाव चलते हैं, और वो भाव जो होते हैं लाइव होते हैं, लाइव चलते हैं। उसका समय है 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक का समय रहता है, मंडे टू फ्राइडे।
तो वहाँ पे वो लाइव भाव चलते हैं। और आज की तारीख में तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो क्लाइंट अपने मोबाइल पे, सिस्टम पे, जिस भी कंपनी के थ्रू उसका डीमेट अकाउंट है तो उनके एप्लीकेशन के थ्रू वो ट्रेडिंग कर सकता है। और जो भी ट्रेड करेगा, खरीदेगा या बेचेगा, तो वो उसके पास डीमेट में होना चाहिए। अगर बेचता है तो वो स्टॉक उसके डीमेट में होना चाहिए, और ख़रीदता है तो वो सामने से जो भी स्टॉक खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। खरीदने के 1 से 2 दिन में वो उसके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। और बेसिकली BSE NSE का जो आपने पूछा काम क्या है, वो ट्रेड को वेरीफाई करना और सेटलमेंट करने के बाद उस ब्रोकर के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट नोट उपलब्ध करवाना। जी, कॉन्ट्रैक्ट नोट आपने बात की, अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे याद आ रहा है आपने कहा ना कि शेयर बाज़ार में खरीद बिकवाली कैसे होती है। एक समय था हरीश जी, अब तो खैर टेक्नोलॉजी ने काफ़ी कुछ वहाँ का रूप बदल दिया है, जब वहाँ बोलियाँ लगती थी और बहुत शोर शराबे के बीच में लोग खरीद और फरोख्त करते थे, बिकवाली करते थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन आने से आप घर बैठ के भी ये आसानी से कर सकते हैं। पहले वो रिंग रहता था, रिंग बोला जाता था उसको। उस रिंग में जो ब्रोकर हुआ करते थे सिर्फ उन्हीं को ही अलाउ हुआ करता था वहाँ पे आके, और वहाँ पे वो फ़ोन के थ्रू या वो बोली लगती थी, सामने वो बैठे रहते थे कंपनी, वो हाथ से लिखते जाते थे सौदे, और बाद में वो सेटल होते थे। उसमें काफ़ी समय भी लगता था और वो फिजिकल मोड दौर था, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको फिजिकली आते थे, 2-2, 3-3 महीने का प्रोसेस हुआ करता था। तो अब वो टेक्नोलॉजी ने पूरा चेंज कर दिया है। अभी तो रिसेंटली मतलब गवर्नमेंट ने, सेबी ने जो गाइडलाइन लेके आए हैं, T+1 का सेटलमेंट हो गया है। T+1 का मतलब ये है ट्रेड प्लस 1 डे। जिस दिन आपने ट्रेड किया, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, और अगर आपने बेचा है तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो धीरे धीरे जो सुविधाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, और मैं इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत आभार भी मानूंगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं US में भी आज भी सेटलमेंट 3 से 4 दिन में होता है, जो हिंदुस्तान में 1 दिन में होता है। क्या बात है, ये बिल्कुल ये प्रक्रिया एक बधाई की है बात, क्योंकि ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। पहले कुछ लोगों तक ही सीमित होता था, आजकल इसका विस्तार हो चुका है, जन जन तक पहुंच गया है। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। हेलो। हाँ हेलो जी नंद स्वरूप जी, सवाल कीजिए। शेयर बाजार के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या उत्सुकता है आपको, यहाँ कैसे काम होता है, आप पूछ सकते हैं। हमारा ये तो बाजार हुकूमत के हाथ है जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो पैसा निवेश कर रहे थे बाजार में, तो हमारा ये कितना सुरक्षित है, ये कैसे जाना। दूसरी चीज हानि लाभ जीवन मरा, तो बाजार और किस्मत के हाथ है। ठीक है, अब आपने हानि लाभ जीवन मरण ये सूत्र बता ही दिया, तो ये तो फिर छोड़ देना चाहिए भाग्य पर, लेकिन मेहनत और प्रयास अपने जारी रखना चाहिए। हरीश जी ये जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करना, शेयर खरीदना, म्यूचुअल फंड में जाना कितना सुरक्षित है। देखिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या शेयर मार्केट में, अगर आपको डायरेक्ट किसी स्टॉक्स का नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। म्यूचुअल फंड में आप एक फंड मैनेजर को पैसा देते हैं किसी कंपनी के थ्रू। वो फंड मैनेजर एक काबिल फंड मैनेजर होता है, जिनका 24 घंटे का यही काम होता है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, किस समय हमें उसमें से निकलना है और किस समय उसमें ऐड करना है। तो वो एक काबिल आदमी होता है। तो आप, अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आप इक्विटी में, अगर आप हाई रिस्क पे काम करना चाहते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी के थ्रू कर सकते हैं। आप उसमें इक्विटी एक्सपोजर या इक्विटी कम चाहते हैं तो बैलेंस फंड के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप इक्विटी बिल्कुल नहीं चाहते तो आप डेट फंड के थ्रू भी काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास शेयर मार्केट के में ही आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो जिस भी कंपनी में आप निवेश करना चाह रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके बैलेंस शीट के बारे में पूरी जानकारी ले लें, कंपनी क्या करती है, कितना मुनाफा पिछले सालों में उसने कमाया है या घाटा किया है, कंपनी के ऊपर लोन या डेट जो बोलते हैं कितना है, उस हिसाब से आप उसका पूरा स्टडी करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जो बोला जाता है, हमेशा शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले जोखिम घटकों को अच्छे से पढ़ लें। अच्छे से पढ़ने के बाद आप अपने निवेश सलाहकार से सलाह करके जो भी निवेश करें उनके सलाह से करें। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, संजय तंवर भोपाल से। जी संजय जी, सवाल कीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है जी। पर ये डीमेट अकाउंट की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि क्या है, आधे से ज्यादा जनसंख्या को मालूम ही नहीं होता कि डीमेट अकाउंट होता क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए और इसके बारे में विस्तार से समझाइए। जी।
देखिए, डीमेट अकाउंट जो होता है, जैसे आप एक बैंक में जाते हो, आप एक सेविंग अकाउंट खोलते हो आपके पैसे को रखने के लिए, तो डीमेट अकाउंट होता है आपके शेयर्स को रखने के लिए, या आप जो भी आज की तारीख में आप सरकारी बॉन्ड भी डीमेट में ले सकते हो, गोल्ड बॉन्ड जो आते हैं सर्वाइन गोल्ड बॉन्ड, वो भी आप डीमेट में ले सकते हो। डीमेट का सिंपली मतलब ये है फिजिकल कागज़ न होकर आपके डीमेट खाते में वो एक डीमेट खाता खोलने पे बाद उसमें आपके वो शेयर्स या डीमेट या बॉन्ड जो भी हैं वो उसमें आ जाएंगे। अब उसकी प्रक्रिया खोलने की ये है सिंपल, उसमें आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड की कॉपी, एक एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ लगता है, और वो उसमें 2 एजेंसीज हैं, NSDL और CDSL, 2 एजेंसीज हैं जिनके थ्रू डीमेट खाता खुलता है। बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जो डीमेट खाता खोलती हैं, और बैंकें भी डीमेट खाता खोलती हैं, पर आप ब्रोकर के थ्रू खोलते हो जो प्रॉपर ये स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा सहूलियत होती है क्योंकि उनका प्रॉपर यही काम होता है। डीमेट अकाउंट जनरली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खुलते हैं, और उसमें आप अपने जब भी आप कुछ निवेश करते हो तो आपको अपना डीमेट खाता नंबर उसमें देना पड़ता है कि ये मेरा डीमेट खाता नंबर है, मैंने ये बॉन्ड खरीदा है या मैंने ये शेयर खरीदा है, वो इस डीमेट खाते में आ जाएं। तो जैसे ही आप खरीद प्रक्रिया पूरी करते हो तो उसके अगले एक दो दिन में आपको वो यूनिट और या शेयर्स अलॉट होते हैं, वो डीमेट में आ जाते हैं। एक तरह से हरीश भाई, ये डीमेट अकाउंट जो होता है आपके शेयर का एक पार्किंग या पूल है, ये पूल नहीं है, ये खाता है। पूल एक्चुअली उसको बोला जाता है, पूल से आप निकाल सकते हो बार बार, और वो पूल शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, मतलब रोकने के लिए, पर ये आपका प्रॉपर खाता है। आप इसमें आप होल्डिंग अपनी रख सकते हो, इसमें नॉमिनेशन वगैरह सब होता है। जैसे आपने कोई शेयर लिया, आपने ले लिया लंबे समय के लिए, वो आपके अकाउंट में पड़ा है, और किसी डीमेट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसमें नॉमिनेशन भी रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको उससे लिंक कर सकते हैं, सच एज बैंक अकाउंट की तरह बोल सकते हैं। जैसे बैंक में आप अपने पैसे रखते हो, बट यहाँ पे आप अपने निवेश को रखते हो फिजिकल फॉर्म में न रखकर डिजिटल फॉर्म में रखते हो। अच्छा, इसका कोई चार्जेस वगैरह भी लगते हैं बैंक में? हाँ, बिल्कुल लगते हैं। डीमेट अकाउंट ओपनिंग अलग अलग कंपनियां अलग अलग चार्जेस लेती हैं, जो 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में होते हैं। अच्छा। वो हर कंपनी का अलग अलग चार्ज वार्षिक होता है। और जब भी आप डीमेट में कुछ भी खरीदते हो और बेचते हो तो उसके ऊपर जो ब्रोकरेज तो लेता ही है, उसके बाद जब डीमेट में आपका कुछ आता है तो उसके ऊपर भी वो चार्जेस लिया जाता है, होल्डिंग चार्जेस बोला जाता है उसको, और बाद में जब आप बेचते हो तो उसमें बेचने पे भी आपको चार्जेस देना पड़ता है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट भी इसमें खोला जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोला जाता है और ये डीमेट अकाउंट से किस तरह से अलग है? ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग ये है, आपको कुछ खरीदने बेचने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है, तो वो डीमेट से आपके लिंक रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट आप जब खोलते हो उसमें आप अपना डीमेट खाता नंबर देते हो, जो भी मैं खरीदूंगा या बेचूंगा वो इस डीमेट अकाउंट के थ्रू बेचूंगा या खरीदूंगा। तो वो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट की प्रक्रिया भी वही है, उसमें भी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बिल्कुल कंपलसरी है, साथ में जो भी आप एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ देना चाहे, और उसमें साथ में बैंक खाता भी लिंक रहता है। भाई जो भी मैं पेमेंट भी करूँगा, जो खरीदने के बाद पेमेंट भी तो आप करोगे, तो पेमेंट भी मैं इसी खाते से करूँगा, तो वो तीनों चीज़ें लिंक हो जाती हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो डीमेट से आपके खरीदते हैं तो आपके डीमेट में आ जाता है, और बेचते हैं तो आपके डीमेट से वो निकल जाता है। उसके लिए एक DIS स्लिप होती है, पहले वो फिजिकल चलती थी, अभी भी चलती भी है, और आजकल डिजिटली भी हो गई है। वो आपको अपने मोबाइल ऐप से या सिस्टम के थ्रू आपको अथोराइज़ करना पड़ता है, भाई मैंने आज ये शेयर बेचे हैं, ये मेरे डीमेट अकाउंट से निकाल दिए जाए, तो ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। उस पे क्या पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है या फिर मेंटेनेंस चार्ज ही रहता है? मेंटेनेंस तो साल भर का लगता ही है, प्लस पर ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगता है। अच्छा, ट्रांजैक्शन के हिसाब बिल्कुल से लगता है। जी जी। अच्छा, कई बार एक शब्द और सुनने में आता है, जब शेयर खरीदते हैं स्टॉप लॉस लगाते हैं कुछ लोग। जी, स्टॉप लॉस का लगाना मीनिंग, चाहिए? हाँ, मीनिंग ये है, पहले तो स्टॉप लॉस, अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद रहे हो और आपकी मंशा है इसमें मैं 20% 30% कमाने की मंशा रखते हैं, तो एक स्टॉप लॉस भी नीचे की साइड होना चाहिए आपकी, अगर बोलें तो लॉस कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपने कोई 100 रुपये का चीज़ खरीदा है और आपने 90 रुपये का उसमें स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब 10% का आपने उसमें स्टॉप लॉस लगा दिया, उसका मीनिंग ये है अगर वो 90 रुपये आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली सौदा कट जाएगा, मतलब वो चीज़ जो आपने खरीदी है वो बिक जाएगी और आप 10% के लॉस के साथ वो निकल जाओगे। वो लगाना इसलिए ज़रूरी है, खास करके जो नए निवेशक है या जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, कोई चीज़ खरीद लेते हैं, फिर पता पड़ा वो स्टॉक या जो भी चीज़ है वो 50% 40% गिर गई और आपने ना उसको बेच पाए, आपने कुछ किया। पर अगर आपने खरीदते वक्त ही उसमें आपने खरीदने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगा दिया तो वो आपका एक सेफ्टी नेट हो गया, सेफ्टी नेट हो गया, भाई 10% से ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। मतलब कॉलर और हमसे जुड़ चुके, पहले उनसे बात करते हैं। हम SL सोनी हैं भोपाल से।
हेलो जी नमस्कार सर। जी, नमस्ते, सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कोई नहीं सर, तो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है उसकी क्या प्रोसीजर रहती है? हाँ, अगर आपके निवेशक के जो भी शेयर्स हैं वो डीमेट में हैं तो एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में या दूसरे किसी को भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। उस केस में एक स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस देने पड़ते हैं, वो अलग अलग वेरी करता है। आप ब्लड रिलेशन में कर रहे हैं कि नॉर्मल और किसी को कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका स्टॉक ब्रोकर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये पक्की बात है। जी, मतलब इसको शेयर्स आप ट्रांसफर कर सकते बिल्कुल। हैं, किसी को गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं गिफ्ट आप उसमें। देखिए, गिफ्ट के ऊपर बहुत सारे लॉज हैं। अगर आप ब्लड रिलेशनशिप के अंदर गिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लॉज अलग हैं, और आप किसी थर्ड पार्टी को गिफ्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा। प्लस उसके ऊपर एक स्टाम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट लेती है ट्रांसफ़र करने की, जी, जी। वो आपको देनी वो पड़ेगी। देनी पड़ती है। जी, अच्छा, ये शेयर जब खरीदे जाते हैं तो डायरेक्ट प्रोसेस भी होती है या इनडायरेक्ट होती है? ये दोनों प्रक्रियाएं किस तरह से प्रोसेस होती हैं? डायरेक्ट ही होती है। आप जो भी है टर्मिनल के थ्रू ही खरीदते हो। आपने जिस ब्रोकर के पास अकाउंट खोला है, आप ब्रोकर के बिना तो आप कर ही नहीं सकते हो कुछ भी, तो ब्रोकर तो आपका होगा ही होगा, कोई भी हो उसमें, हो चाहे वो बैंक हो चाहे वो बाहर का ब्रोकर हो। बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर ब्रोकरशिप में, तो आपका ब्रोकर तो बीच में होगा ही होगा। पर जो भाव चलता है वो लाइव चलता है। भाव में आपको फ़र्क नहीं मिलेगा कि एक ब्रोकर के बाद दूसरा भाव मिलेगा, दूसरे ब्रोकर के बाद दूसरा भाव मिलेगा। भाव एक टाइम पे एक ही रहेगा। तो आपको वो डायरेक्ट ही कर रहे हो ट्रेड, उस भाव के ऊपर आपको ब्रोकरेज अलग अलग हो सकते हैं। कोई ब्रोकर हो सकता है कुछ कमीशन ज़्यादा लेता हो, कोई ब्रोकर हो सकता है कुछ कमीशन कम लेता हो, या वो क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करता है। अगर कोई HNI क्लाइंट है तो उसके हिसाब से ब्रोकरेज होते हैं, और कोई नॉर्मल क्लाइंट है तो उसके ब्रोकरेज उस हिसाब से होते हैं, और उसके ऊपर जो स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस वो लगते हैं वो सबके लिए कॉमन रहते हैं। अच्छा, तो वो आपको हरीश जी, देना ही एक पड़ेगा। कॉलर और जी हमसे जी जुड़ चुके हैं, जी डॉक्टर जी। प्रदीप साहू भोपाल से। जी प्रदीप जी, हाँ प्रोफेसर जी नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल हाँ, कीजिए। मेरा प्रश्न कृपलानी जी से ये है जी, कि ये बताइए वो कौन लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में बहुत ऊंचाइयों पे छूते हैं? किस तरह के लोग होते हैं? वो कौन लोग होते हैं जो धीरू भाई अंबानी या अपना राकेश झुनझुनवाला बनते हैं? थोड़ा बताइए प्लीज। देखिए, राकेश झुनझुनवाला, वारेन बफेट, ये तो ऐसे इतिहास पुरुष हैं साहब। ये अनुभव और शायद हौसले की वजह से यहाँ तक पहुंचे। मैं उसका आपका जवाब दूंगा, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जी। देखिए, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आपके पास सबसे पहले 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज। आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसकी पूरी बैलेंस शीट से लेकर उसकी पूरी कंपनी की जानकारी से लेकर क्या प्रोडक्ट करता है, कितना बेचता है, कितना खरीदता है, कैसे बेचता है, कितने मार्जिन पे बेचता है, वो नॉलेज होना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए आपको उस चीज़ को पूरा एनालाइज करने के लिए। एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए आपको एवरेज करने के लिए। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य है, सब्र। बिल्कुल तेज आवाज में बात करिए। जी, तो जो भी जिस सब्र के साथ निवेश करता है उसको हमेशा पैसा बन के मिला है। जिसने भी लंबे समय के लिए निवेश किया है उसको हमेशा पैसा बन के मिला है। तो चाहे वो आपने जो भी नाम लिए, उन सब ने जो भी निवेश किया है हमेशा लंबे समय के लिए किया है, अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश किया है, पूरा मतलब उसको रिसर्च करने के बाद निवेश किया है। तो जो भी रिसर्च के साथ लंबे समय के लिए निवेश करता है हमेशा वो पैसा बनाता है। अनुभव, धैर्य बिल्कुल। और हौसला, ये सारी बातें हैं जो सबसे सक्सेस करती हैं। एक शुभम जैन ललितपुर से कॉलर हैं फोन पर। हेलो हेलो जी शुभम जी, नमस्कार नमस्कार शुभम जी। सर। जैसे किसी भी स्मॉल कैप की कंपनी है तो उसका फंडामेंटल किस कौन से पैरामीटर पर ज्यादा ध्यान दें इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, स्मॉल कैप कंपनियां जो भी होती हैं वो या तो नई लिस्टेड होती हैं या होती पुरानी है, पर वो काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, पर उनके पास शायद कहीं ना कहीं कुछ फंड्स की दिक्कत होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो उनकी बैलेंस शीट को देखना चाहिए, उनका कितना लोन है, डेट है, सबसे पहले तो वो देखना चाहिए। दूसरा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है और उसकी सेल क्या है, और उनका जो बैलेंस शीट के अंदर ईबिटा कितना है। ईबिटा मतलब उनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है आफ्टर टैक्सेशन। क्या वो कंपनी कमा रही है? अगर हाँ कमा रही है और साल दर साल से उसकी कमाई बढ़ रही है तो वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, ऐसी कंपनियों के ऊपर आप निवेश करेंगे लंबे समय के लिए तो बिल्कुल आप उसमें फ़ायदा कमा सकते हैं। जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। हरीश जी, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनियां, ये इनको किस तरह से दर्शकों तक बताएंगे कि ये क्या क्या होती हैं और इनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? देखिए, फ़ायदे नुकसान तो सभी कंपनियों में बराबर ही होते हैं। बाकी इसकी किसका चयन करें? हाँ, इसका चयन ऐसे कर सकते हैं। देखिए, लार्ज कैप कंपनियां वो होती है जो इंडिया की ब्लू चिप कंपनियां हैं। हाँ। एक 500
का इंडेक्स बना हुआ है, 500 कंपनियों का इंडेक्स बना हुआ है, उसमें 1 से लेकर 100 तक जो कंपनियां हैं वो सब लार्ज कैप कंपनियां हैं। उसमें 101 से लेकर जो 250 तक की कंपनियां हैं, मतलब 150 कंपनियां हो गई, वो सब मिड कैप कंपनियां हैं। और 251 से लेकर 500 तक की जो कंपनियां हैं वो सब स्मॉल कैप कंपनियां हैं। वो इंडेक्स बना हुआ है ऑलरेडी, उस इंडेक्स में वो कंपनियों ने उन्होंने डिफाइन किया हुआ है उसको। और उसमें जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, जनरली जो 5000 करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनियां हैं। अब लार्ज कैप कंपनियां वो हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो जनरली निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड हैं, वो सब लार्ज कैप कंपनियां ही हैं मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद जो मिड कैप कंपनियां आती है, जो भविष्य में लार्ज कैप बन सकती हैं, जो काम अच्छा कर रही हैं, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी हर साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो भविष्य में वो लार्ज कैप कंपनी बढ़ेगी। और जैसे स्मॉल कैप की बात हुई, अभी रिसेंटली बात हुई जो पिछले क्वेश्चन में, तो स्मॉल कैप कंपनियां या तो नई लिस्टेड कंपनियां होती है, तो ज़्यादा यहाँ जिनको समय नहीं हुआ होता है, 5-10 साल से जो मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। और कई बार ऐसा होता है कोई कंपनी संघर्ष कर करके धीरे धीरे बड़ी होती है, उसको फंडिंग की दिक्कत हो तो फंडिंग मिलती है धीरे धीरे, अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी में आती है तो उसको धीरे धीरे प्रॉफिट के साथ साथ वो बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे वो स्मॉल कैप कंपनियां भी मिड कैप और लार्ज कैप में आ जाती है। अब बात आ जाती है रिस्क एपेटाइट की, तो जितनी छोटी कंपनी होगी उतनी आपकी रिस्क ज़्यादा होगी, सीधी बात है। लार्ज कैप कंपनियां जिस हिसाब से अगर भाव बढ़ते हैं, अगर यहाँ गिरते हैं, दोनों चीज़ें, तो अगर वो न्यूट्रल होकर चलती हैं, जैसे गिरती हैं तो वैसे ही उस स्पीड से वो बढ़ भी जाती हैं। और मिड कैप कंपनी में वही रेशो 50-50 का हो जाता है, अगर वो बढ़ गई एकदम से, तो जब वो गिरती हैं तो फिर बढ़ने में थोड़ा सा समय लेती हैं। और वैसे ही सेम स्मॉल कैप की बात करें तो गिरने के बाद काफ़ी समय लेती हैं बढ़ने के लिए। तो इनमें रिस्क कैपेसिटी तीनों में अलग अलग है। आप निवेश करने से पहले सबसे पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, और निवेश सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही निवेश करें। और जो भी मार्केट का निवेश होता है 100% जोखिम में के साथ होता है, तो इसलिए निवेश करने से पहले जोखिम घटकों को जरूर पढ़ के उसके बाद निवेश करें। जी हरीश जी, कंपनियां जो लिस्टेड होती हैं उसका पैरामीटर क्या होता है, किस पैमाने पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सी कंपनी किस लिस्ट में कहाँ किस नंबर पर आना चाहिए? देखिए, वो तो जो है उनके प्रॉफिटेबिलिटी उनके बुक्स के हिसाब से वो तय करती है, NSE BSE से भी तय करती है। और दूसरा जो है लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग आपको कम से कम कंपनी 6 साल प्रॉफिट में हो, कोई भी कंपनी 6 साल कम से कम प्रॉफिट में हो, उसके बाद वो अपने पेपर सबमिट करती है लिस्टिंग के लिए। और उसके बाद सेबी उसकी पूरी जांच करने के बाद, उनकी कमेटी जांच करने के बाद उसको डिसाइड करती है इसको लिस्टिंग की परमिशन देनी है नहीं देनी है, किस भाव पे देनी है, भाव उन्होंने जो मांगा है वो सही मांगा है नहीं मांगा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी रहेगी, नॉन प्रमोटर जो सिर्फ इन्वेस्टर है उनके पास होल्डिंग कितनी है, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो प्रक्रिया के बाद ही किसी कंपनी को लिस्टिंग के लिए परमिशन मिलती है। अच्छा, वे कौन कौन से पेपर होते हैं या प्रूफ होते हैं शेयर खरीदने के बाद जिनसे ये सिद्ध होता है कि ये शेयर आपने लिया और आपका मालिकाना इसका हक है आपका, आगे चल के कुछ विवाद की स्थिति आती है तो जो उसके लिए एक कानूनी तौर पर एक सपोर्ट का काम कर सके? देखिए, उसके लिए मैंने जो बताया, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दो ही वैधानिक चीज़ें होती है। आपने ट्रेड किया, आपके पास उसका एक बिल आता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट नोट बोला जाता है, वो सेम डे में शाम तक आ जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन सुबह को आ जाता है। तो उसमें वो आपका पूरा डिटेल लिखा जाता है, आपने फलानी कंपनी के 100 शेयर खरीदे, इस भाव पे खरीदे, उसके ऊपर इतने चार्जेस लगे ब्रोकरेज और इतनी स्टाम्प ड्यूटी लगी और टोटल बिल इतना रहा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट बोला जाता है। तो वो एक प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे आपके डीमेट में वो शेयर्स आ जाते हैं, 1 से 2 दिन में आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाते हैं। तो उसका भी इंटीमेशन आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू या मेल पे आ जाता है, भैया हमने आपके ये शेयर्स आपने खरीदे थे, आपके डीमेट अकाउंट में हमने डाल दिए हैं। तो वो आपके डीमेट अकाउंट में आ गए। अब आप उसका मालिकाना हक हो गया आपका, क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में आ गए। जैसे मकान खरीदते हैं, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री आपके नाम से होती है, तो आपका मालिकाना हक हो गया। और नामांतरण जिसको बोला जाता है वो डीमेट है, समझिए। तो डीमेट आपका नामांतरण भी हो गया, आपके नाम से वो ट्रांसफर हो गए। जिसने बेचे, आपने खरीदे, आपके डीमेट में आ गए। जिस तरह स्टॉप लॉस लगाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी होती है जी। तो प्रॉफिट बुकिंग क्या सोच के किस तरह से करना चाहिए? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग 2 तरीके से होती है। एक तो आपने परसेंटेज में सोच के रखा, मैंने कोई चीज़ खरीदी है आज 100 रुपये की और उसमें मेरे को 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो जब भी 120 रुपये आ गई, मतलब आपका 20% का प्रॉफिट आ गया है, तो आप उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी प्रॉफिट बुकिंग होती है फाइनेंशियल ईयर बेस पे। जैसे कई सारी निवेशक होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट दे रखी है हर फाइनेंशियल ईयर में। तो बहुत सारे निवेशक उस 1 लाख रुपए की छूट को लेने के लिए भी अपनी फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले एक बार साल भर में लाख रुपए या लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, जिनसे उनको हर साल 1 लाख रुपए की छूट भी मिल जाती है और वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं। जी,
तो हरीश जी, आज आपने शेयर बाजार की प्रक्रिया के बारे में बड़े विस्तार से दर्शकों को जानकारियां दी। आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अगली बार एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।